एटीट्यूड से इफ यू कैन चेंज द एटीट्यूड ऑफ द पीपल, यू कैन चेंज द किस्मत, लक, लोगों की तकदीरें बदल सकते हैं एटीट्यूड से। अगर नौजवान नस्ल अपना एटीट्यूड बदल जाए, दौड़ने का कंपटीशन है, दोनों समझ रहे हैं मैंने आगे जाना, इसका मतलब दोनों जो हैं उनके अंदर पोटेंशियल है, उनके अंदर हिम्मत है। इसी तरीके से कॉन्फ्लिक्ट में दोनों जब वो कंपटीशन में जाते हैं तो दोनों पार्टीज दो समझ रही होती हैं कि मेरा जो स्टैंड है दैट इज जस्ट राइट, मैं हक पे हूँ, और जब कंपटीशन होगा मैं कंपटीशन में जाता हूँ और आई विल विन। कहीं कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया तो प्रोडक्टिविटी रुक जाएगी, अगर प्रोडक्टिविटी रुकी प्रॉफिट रुक जाएगा। हैव यू सीन एनी फोटोग्राफ हैंगिंग ऑन द वॉल वॉकिंग एंड टॉकिंग? Have you seen anybody, a photograph, walking and talking? And that photograph was asking to me, what are you doing? Time is running short. You and alleging me. You are wasting your time. You are distorting the history. And you are doing nothing for the children, for your country, for the nation. You have not seen? Not? Have you seen? Where? Oh, very nice. My own reflection. What? My own reflection in the mirror. Well done. And बाकी सब ये कह रहे हैं no. No? This is conflict. This is conflict. Conflict is a very old subject. Very, very old. I will say, if we start from day one, if you talk religiously, religious को मैं डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन it is a matter of history. हिस्ट्री के तौर पे if we talk religiously, from day one conflict was started. How? Habil and Kabil. It was a conflict. And if we talk scientifically, then please note, there were 14 species जिन्होंने अपने पाँव पे चलना शुरू किया था। 14 वो स्पीशीज थी जिन्होंने पहले वो हाथों और पाँव दोनों पे, चारों पे चलते थे, और उसके बाद उन्होंने एक दिन में ये प्रोसेस नहीं हुआ, हज़ारों साल लगे इसमें कि उन्होंने फिर अपने फीट पे, अपने पाँव पे चलना शुरू किया। और वो 14 जो 14 वो थी स्पीशीज़ हर वक्त आपस में लड़ती थी। दैट विल क्लैश and the conflict religiously from day one। and जब हमारी नस्ल शुरू हुई तकरीबन 4 लाख साल पहले साइंटिफिकली, उस वक्त वो स्पीशीज़ ने आपस में इख्तलाफ शुरू किया, और दैट इख्तलाफ वाज ए कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट मीन्स डिसहार्मनी, डिसएग्री टू एग्री। जो बंदा सामने है एग्री कर रहा है, उससे आप डिसएग्री कर रहे हैं, या इफ़ यू आर ऑन द अदर पार्ट तो सामने वाला बंदा वो डिसएग्री कर रहा है। एग्री टू डिसएग्री, डिसएग्री टू एग्री, इट इज़ ए कॉन्फ्लिक्ट, इज़ अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, एंड इट्स अ डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज द कॉन्फ्लिक्ट। आर यू क्लियर ऑन कॉन्फ्लिक्ट? That was not, it was disobedience. वो एक हुक्म था ऊपर से, ऐसा ना करना, वो अल्लाह का हुक्म था, और उन्होंने नहीं किया। वो कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आता, वो डिसओबीडियंस में आता है। कॉन्फ्लिक्ट ये है कि आप एक बात मुझे कर रहे हैं, मैं उसको नहीं मान रहा। आपका एक इंटरेस्ट है, जहाँ इंटरेस्ट का क्लैश हो जाए वो कॉन्फ्लिक्ट। क्लैश ऑफ इंटरेस्ट, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। और अगर मुझे इजाज़त दें तो मैं ये कहूँगा कि दुनिया के हर लम्हे पे
हर जगह पे, हर लम्हा कॉन्फ्लिक्ट इज देयर. कॉन्फ्लिक्ट इन एयर, कॉन्फ्लिक्ट इन सी, कॉन्फ्लिक्ट ऑन लैंड. तमाम जानदार जो हैं वो कॉन्फ्लिक्ट में हैं. आप जंगल में जाएं, हर जानदार जो है वो लड़ते हैं आपस में. वहाँ किल अब बी किल्ड. शेर दौड़ता है, हिरन के पीछे जाता है, और वो क्लैश है. वो क्लैश में हमेशा रिजल्ट इनटू विन एंड लूज. सिमिलरली एयर में परिंदे, बर्ड्स, वो आपस में लड़ते हैं. इन द सी ऑल्सो, बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है. क्लैश इज एवरीवेयर. एंड इन वर्ल्ड, दुनिया में, धरती में, जब तक दो आदमी इकट्ठे काम करते रहेंगे, सिर्फ दो, क्लैश रहेगा. क्लैश रिश्ते उस, इट इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ. इट इज नेचुरल पार्ट ऑफ आवर लाइफ. हम इसको आपस में जुदा नहीं कर सकते, अगर चाहें भी तो. और मैं समझता हूं कि कॉन्फ्लिक्ट इज सच ए गुड साइन कि अगर कॉन्फ्लिक्ट ना हो तो ज़िंदगी बेरंग हो जाए, ज़िंदगी टेस्टलेस हो जाए. सो वी हैव very shortly discussed the history of the conflict, and now we know the conflict is among the human being, among beasts, चीरने फाड़ने वाले beasts, among birds, among fishes. But there is the main difference between animal and between human being. It is the only bestowed by the God, bestowed by the nature to the human being, that we can handle the conflict in our favor. जानवरों को ये नहीं वलीयत दी गई, जानवरों को अल्लाह ताला ने वो चीज़ नहीं दी कि वो कॉन्फ्लिक्ट को अपनी फेवर में हैंडल कर सकें. It is our ability, the human ability to handle it in his favor or in her favor. So are you clear till now? Yes. What is conflict? What is the history of conflict? Today we will discuss in detail conflict, its nature, its type, its sources, its causes, and the preventive measure to control the conflict. How we will keep the conflict to control for our favor. कहीं ऐसा एस्केलेट ना हो, ऐसा ना फैले कि हम उसको कंट्रोल ना कर सकें और वो हमारे खिलाफ जाए. अच्छा, अब आप समझेंगे कि हमारे खिलाफ कैसे जाएगा. कॉन्फ्लिक्ट अगर बढ़ जाए, सपोज यू आर इन एन इंडस्ट्री, यू आर इन ए फैक्ट्री, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाए यूनियन और मैनेजमेंट के दरमियान, दो ग्रुप्स के दरमियान, और वो एस्केलेट हो जाए, फैल जाए, what will happen? The quality will low, the production will low, there will be a motivation, there will be absenteeism, और बहुत सी चीज़ें और आ जाएंगी. Therefore, कॉन्फ्लिक्ट को हमने कंट्रोल में रखना है, तो वी हैव टू हैव सम प्रिवेंटिव मेजर्स. कि व्हाट शुड बी दी प्रिवेंटिव मेजर टू कंट्रोल इट्स एस्केलेशन. एस्केलेट ना करे, फैले ना. दैट एस्केलेशन, हमने डेफिनेशन पढ़ ली, देख ली, सुन ली. आई होप यू आर क्लियर ऑन डेफिनेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. डिसहार्मनी, डिसएग्रीमेंट, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन. जैसे मैंने कहा, मैंने वो तस्वीर देखी, आपने कहा नहीं देखी, तो दिस वॉज ए कॉन्फ्लिक्ट. लेकिन दिस कॉन्फ्लिक्ट वॉज नॉट सीरियस.
It was not having a potential to create problem for you people. It was my subjective approach. ये मेरी एक सब्जेक्टिव, मेरी अपनी ज़ाती एक राय थी जो आपने नहीं मानी, उसका आपके ऊपर कोई असर नहीं हुआ. तो therefore it was not damaging conflict, and because of only one reason कि ये मेरी सब्जेक्टिव अप्रोच थी, आपके इंटरेस्ट के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं था. In classical approach, we are discussing classical approaches के कॉन्फ्लिक्ट की क्लासिकल अप्रोचेस क्या हैं. क्लासिकल अप्रोचेस, ये क्लासिकल अप्रोचेस मैंने बताया कि दुनिया जब शुरू हुई तो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया, लेकिन इस पे जो रियल काम शुरू हुआ वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद शुरू हुआ, जब इंडस्ट्री ने जन्म लिया. तो फौरन इसके ऊपर पढ़ने वालों ने, आलमों ने, स्कॉलर्स ने started their job to run their productivity. कहीं कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया तो प्रोडक्टिविटी रुक जाएगी, अगर प्रोडक्टिविटी रुकी प्रॉफिट रुक जाएगा. तो सोसाइटी में ये इसके ऊपर फिर पढ़ना लिखना शुरू हो गया. नॉट हेयर, वेस्ट की बात कर रहा हूँ. वहाँ पे जब ये काम शुरू हुआ तो बहुत से फिलोसफर आए, बहुत से पढ़े लिखे लोग आए. तो 1976 में दो स्कॉलर, नेमली थॉमस एंड किलमैन, दे वर द स्कॉलर जिन्होंने दे इंट्रोड्यूस 6 मॉड्यूल्स फॉर देयर रेजोल्यूशन. कैसे हैंडल करना है कॉन्फ्लिक्ट्स को, what is the conflict and how it will be handled. They introduce 6 modules. How many? 6 modules. I will discuss one by one. First one was avoidance. To avoid, जैसे आज मैंने आपसे कहा, have you seen that picture, walking and talking? कुछ लोगों ने, थैंक यू, कुछ लोगों ने मेंटली ये समझा होगा कि यार इट शुड बी अवॉइडेड, इट शुड नॉट बी लिंगर ऑन. ये कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है, इसका कोई किसी के इंटरेस्ट के साथ ताल्लुक नहीं है. तो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट जो गहरे ना हों, ऐसे कॉन्फ्लिक्ट जिसमें पोटेंशियल ना हो इख्तलाफात बढ़ने का, फैलने का, ऐसे कॉन्फ्लिक्ट जो नुकसानदेह साबित ना हो, जिनके अंदर पोटेंशियल ना हो, जिसमें कॉन्स्पिरेसी ना हो, जिसमें मैलाफाइड इंटेंशन ना हो, वो कॉन्फ्लिक्ट जो हैं वो इतने डैमेजिंग नहीं होते और उनको अवॉइड किया जा सकता है. दैट वाज द फर्स्ट मॉड्यूल गिवन बाय 2 स्कॉलर्स, थॉमस एंड किलमैन, इन 1976. अब अवॉइड में बाज़ औक़ात अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में से देखा होगा, अपनों में, कि 2 रिश्तेदार आपस में इख्तलाफ के साथ ही वो गर्म हो जाते हैं. तीसरा आदमी आता है, वो कहता है यार ठंडे, प्लीज़ डोंट डू इट. तो उनको टाइम दिया जाता है टू सेटल देयर मामलात, सेटल देयर ग्रीवेंसेस, सेटल देयर कॉन्फ्लिक्ट. अब वो टाइम जो है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अवॉइडेंस, अवॉइड. और ये कूलिंग के लिए टाइम दिया जाता है कि जब ये दोनों ठंडे हो जाएंगे, देन वी विल सिट टुगेदर एंड ट्राई टू टैकल द इश्यूज. दिस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे टैकल करना है. असल में ये मैच्योरिटी इन्वॉल्व्स सम मैच्योरिटी. उन दोनों पार्टियों में एक पार्टी मैच्योर हो सकती है, तीसरा बंदा ना भी हो, कि अच्छा यार आप गर्म हो रहे हैं, कर लेंगे बात, अभी आप जाने दें. दैट इज़ अवॉइडेंस. ये अवॉइडेंस जो है ये इंडस्ट्री में भी चलता है कि जब लो लेवल पे कोई कॉन्फ्लिक्ट उभर रहा हो तो मैनेजमेंट उसको देखती है और उसका जायज़ा लेती है कि इट शुड बी डिस्कस और नॉट. उसका पोटेंशियल देख के वो फैसला करती है कि ये इसको बैठ के हल करना चाहिए या नहीं. अगर उनके
अंदाजे के मुताबिक ये इतना ज़्यादा ख़तरनाक आगे जाके नहीं हो सकता, तो देन दे अवॉइड, तो उसको अवॉइडेंस कहते हैं। ओके, देन इन दो स्कॉलर्स ने अगला जो दिया वो दिया कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन मीन्स मिल के काम करना। ये ऐसा तरीक़ेकार है जिसमें दोनों पार्टी के कंसर्न सेटिस्फाई हो रहे होते हैं। आप में और मेरे में कॉन्फ्लिक्ट आ गया, उसके बाद हमने सेटल किया, हमने कहा चलो यार मिल के काम करते हैं इसके लिए, तो वो कोलैबोरेशन है। इट इज़ अपोजिट है इसके अवॉइडेंस के, 180 डिग्री अपोजिट टू द अवॉइडेंस। कोलैबोरेट मिल के काम करना, अवॉइड इग्नोर करना। तो वहाँ इग्नोर हुआ है, यहाँ मिल के काम हो रहा है। तो कोलैबोरेशन में दोनों पार्टीज़ का जो इंटरेस्ट है वो चलता है साथ साथ। तीसरी जो उन्होंने बात की वो की कंपटीशन की। आर यू फॉलो माई पॉइंट और नॉट? ओके, जहां पे ना करें आप रोक सकते हैं मुझे। कंपटीशन में ईच पार्टी बिलीव दैट हिज और हर स्टैंड इज जस्ट एंड राइट। दोनों कंपटीशन में, अब देखो अगर दौड़ने का कंपटीशन है, दोनों समझ रहे हैं मैंने आगे जाना है, इसका मतलब दोनों जो हैं उनके अंदर पोटेंशियल है, उनके अंदर हिम्मत है। इसी तरीके से कॉन्फ्लिक्ट में दोनों जब वो कंपटीशन में जाते हैं तो दोनों पार्टीज वो समझ रही होती हैं कि मेरा जो स्टैंड है दैट इज़ जस्ट राइट, मैं हक पे हूँ, और जब कंपटीशन होगा मैं कंपटीशन में जाता हूँ और आई विल विन। उसमें फिर जब वो कंपटीशन में जाते हैं तो वो एक की जीत होती है, एक की हार होती है। जंगल में जब क्लैश होता है तो वहाँ पे विन एंड लूज होता है। लॉयन जब किसी को लॉयन के साथ भी लड़ता है तो लॉयन या तो एक मर जाएगा या वो चला जाएगा, एनिमल में, बीस्ट में। यहाँ पे भी जब कंपटीशन इंसानों में है तो वो कोशिश, अगर वो कंपटीशन में आ गए हैं तो एक की जीत होगी, एक की हार होगी। इसका केस स्टडी मैं आपको बताता हूँ कि हमारे जिस एक कंपनी का नाम नहीं लूँगा, मैंने बहुत सी कंपनियों में काम किया है, तो वहाँ पे एक हमारा मैनेजर था, तो उसने एक लेटर लिखा अपने इंडस्ट्रियल रिलेशन मैनेजर को कि आपका फ़लाँ केस जो था वो फ़लाँ जगह पे कोर्ट में 10 महीने से चल रहा है, अभी तक आपने उसकी कोई ना ये बताया कि हम जीते हैं या हारे हैं। उसका कोई बिल गया उस इंडस्ट्रियल मैनेजर का जो कोर्ट को, जो केस को परसू कर रहा था, तो फाइनेंस मैनेजर ने डायरेक्ट लेटर लिख दिया बजाय इसके कि वो थ्रू प्रॉपर चैनल आता। तो इंडस्ट्रियल मैनेजर था वो लॉ ग्रेजुएट था, तो उसने कहा ये फाइनेंस मैनेजर है, इसको नहीं पता कि अदालतों में क्या होता है, ये इसने कैसे डायरेक्ट लिख दिया, ये मेरे बॉस के थ्रू लेटर आता तो मैं उसका जवाब देता। तो उसने भी एक उसका बड़ा ठीक ठाक जवाब दिया और मुझसे उसने मशवरा किया। तो मैंने कहा कि भाई फाइनेंस मैनेजर डजंट नो कि अदालतों में क्या होता है, तो इसलिए आप उसको प्रॉपर जवाब दें जो हो सकता है आपके उत्तर। उसने जवाब दिया कि यू डू नॉट नो ABC ऑफ लॉ एंड यू शुड नॉट पोक योर नोज इन माई मैटर डायरेक्टली, प्लीज कम थ्रू माई बॉस। फाइनेंस मैनेजर टुक इट वेरी सीरियस। उसने एक और लेटर लिख दिया, फिर वही डायरेक्टली लिख दिया। उससे उसने फिर डिटेल से लिखा। अच्छा, केस ये था कि उस इंडस्ट्री का जो पोल्यूटेड पानी था, एक केमिकल इंडस्ट्री थी, तो इसका पानी वो बहुत इस्तेमाल करते, तो पोल्यूटेड पानी एक जगह पे इकट्ठा होता था और वो जगह गांव के करीब थी, किसी गांव के, और उस पोल्यूटेड पानी को कहीं उसमें जानवर ना पानी पी लें तो उन्होंने उसके इर्द गिर्द बाड़ लगाई हुई थी और एंगल आयरन उसके अंदर दे के तो उसके अंदर बाड़ लगाई हुई थी। वो किसी नशेई ने वो बाड़ जो थी वो उखेड़ के तो वो एंगल आयरन बेच बूझ दिए। तो हमें पता चला, तो आई वॉज द मैनेजर ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, तो मैंने
केस कर दिया और नेम नहीं किया कि किसने की है। हमने कहा किसी ने चोरी की है। अब वो किसी ने चोरी की है, ये इट वाज अ वेरी वीक एफआईआर, क्योंकि मुझे पता ही नहीं किसने की है, मैं कैसे नाम ले सकता हूँ। तो बिल गया तो वो ज़ाहिर है फाइनेंस मैनेजर ने, यार ये साल हो गया तो देयर इज़ नो, कोई में इसका नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं, तो मैं बिल नहीं क्लियर करूँगा। एनीहो, उसको फिर उस बंदे ने, जो इंडस्ट्रियल मेरा जो असिस्टेंट था, उसने लेटर लिखा कि ये जो केस किए जाते हैं ये इसलिए नहीं किए जाते कि हम आयरन बार को वापस लें, इट वाज ओनली फॉर डेटरेंस, एक खौफ बनाने के लिए बता कि भाई हम देख रहे हैं आइंदा ना कहीं हो, अगर चोरी पकड़ी भी जाए तो वो एंगल आयरन नहीं मिलेंगे आपको, या वो बाहर नहीं मिलेगी। तो उसके बाद मैंने अपने प्रॉपर बॉस, जो मेरा ब्रिगेडियर बॉस था, तो उससे बात की, तो उसने कहा कि आपने सही जवाब दिया है और उसको मेरे थ्रू आना चाहिए था। देन दिस मैटर वेंट टू जनरल मैनेजर, और फिर जनरल मैनेजर ने उस फाइनेंस मैनेजर को मेरे सामने समझाया कि जिस काम को नहीं जानते उसको नहीं करना चाहिए। तो फिर मैं, ही वॉज माई फ्रेंड, तो मुझे तो नहीं लिखा था, तो मैंने फिर उसको समझाया कि देखो, तो इट वॉज ए कॉम्प्रोमाइज, सॉरी कॉम्पिटिशन, ये कॉम्पिटिशन था दोनों का। और वो चूँकि नहीं, वो समझता था कि बिल में क्लियर, वाकई मेरे इसने कोई रिजल्ट नहीं दिए, प्रोड्यूस नहीं किए, और ये जो इंडस्ट्रियलेशन था ये पता था उसको कि भाई इसमें इतनी चोरी के केसेस जो हैं वो सालों चलते रहते हैं, अदालतें ऐसी हैं, और वो अगर जीत भी जाएं केस तो एंगल आयरन तो फिर भी वापस नहीं आते। तो दोनों अपने अपने तौर पे अपने आप को सही समझ रहे थे। कंपटीशन हुआ, एक पार्टी जीती और एक पार्टी हारी, जो लीगली राइट था वो जीत गया। देन नेक्स्ट मॉड्यूल फॉर रेजोल्यूशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, जी मैं ये कह रही हूँ कि why are we calling this a strategy to handle the conflict, because there is a win-lose situation. कंप्रोमाइजिंग इज ए, आप बाद में हैं। इन 1976, अब मैं उधर जा करता हूँ, देयर वर टू स्कॉलर, जी जी बिल्कुल, I was here, I have been through all that. they identified 6 modules, okay, 6 approaches, 6 way to handle the contract, and they were, you may call it strategy, you may call it module, you may call it way how to handle the, so competition is also how to handle they were identified by the 2 scholars in 1976, so it is not मेरा कसूर नहीं है। ओके, कोलैबोरेशन में रिजल्ट जो होता है वो विन विन होता है। कंपटीशन में विन और लूज और विन। अवॉइडेंस में अगर अवॉइडेंस फ्रीक्वेंट करते रहें, इफ़ यू अवॉइड वंस, देन सेकेंड टाइम, देन थर्ड टाइम, एंड फ्रीक्वेंटली इट हैपन, what will happen the next? The same conflict will erupt at once and changing in shape. It will be a serious then, and you will not be able to control that conflict. Therefore, अब आप हमारे कितने हमने डिस्कस कर लिए। देन कंप्रोमाइजिंग, इन कंप्रोमाइजिंग वे वन पार्टी, इट इज ऑलवेज more than one person, it may be 2 or it may be 3 parties. When they feel that it is very difficult to settle the conflict positively, then they compromise with each other. And it does not result in negatively, but positively, बट पार्शली विन। हर पार्टी जो है, अगर 2 हैं तो थोड़ा सा वो अपने स्टैंड से हटेगी, थोड़ा सा दूसरा पार्टी अपने स्टैंड से हटेगी, तो दोनों अपने अपने स्टैंड के हट के फिर कंप्रोमाइज़ में आएंगे। ये नहीं हो सकता कि मैं अपने स्टैंड पे रहूं, दूसरी पार्टी अपने स्टैंड पे रहे, तो फिर कंप्रोमाइज़ हो जाए। फिर इसका मतलब आप वो तो फिर कंप्रोमाइज़, देयर वुड बी ए कॉन्फ्लिक्ट, कंप्रोमाइज़ तो ना हुआ। तो कंप्रोमाइज़ उसी वक्त होगा जब आप अपने अपने स्टैंड को थोड़ा सा पीछे हटेंगे
और ऐसा सिचुएशन आएगी कि दूसरी पार्टी भी कहेगी कि चलो वो अपने स्टैंड से पीछे हटा है, मैं भी थोड़ा सा हटता हूँ या हटती हूँ, तो देन देयर विल बी अ कंप्रोमाइज। सोशल लाइफ में तो इसके उल्टी होता है कि एक पार्टी को बात जो है ना कंप्रोमाइज करना पड़ता है, दूसरी नहीं करती। उसकी रीज़न है, अगर वो कहीं देखे कि मेरी जो स्टैंड है ये वीक है और आगे जाऊंगा तो मैं जीत नहीं सकता, तो फिर वो थोड़ा सा अपने आप को समझता है कि यार कंप्रोमाइज़ की तरफ चलना चाहिए। और फिर दूसरी पार्टी जो है जब वो देखती है कि ये कंप्रोमाइज़ पे, अब इट इज़ अप टू द सेकंड पार्टी। अगर वो रिजिड आदमी है तो वो कहता है यार ये नीचे आ रहा है, मैं और सख्त हो जाता हूँ। तो इट मे बी विन एंड लूज, लूज एंड विन, विन विन विन। लेकिन विन विन जो होगा वो पार्शली होगा। अगर दोनों पार्टीज़ आपस में मिलके कंप्रोमाइज़ कर रही हैं तो इसका मतलब दोनों ही पार्टीज़ जो हैं उन्होंने अपने अपने स्टैंड को थोड़ा सा कम किया है, अपने अपने स्टैंड को वीक किया है। कोई कॉम्प्रोमाइज़ तभी हो सकता है कि दोनों अपने अपने स्टैंड से थोड़ा सा हटें और एक मुश्तरका लाहे अमल तैयार करें। 4 हो गए जी, 5 4 हुए। 5वां आप देखें, अकोमोडेशन हो गया ना जी, कोलैबोरेशन, अवॉइडेंस, कंप्रोमाइजिंग हो गया, कंपटीशन हो गया, तो 5 हो गए। अच्छा, अकोमोडेशन अगेन इट इन्वॉल्व द मैच्योरिटी। अब मेरे और आपके दरमियान एक चीज़ है और मैं देख रहा हूं कि यू आर नॉट ऑन राइट साइड। एक पार्टी एनालिसिस करके ये देख रही है कि ही इज़ नॉट ऑन राइट साइड, तो वो स्टैंड लेगी। दूसरा जो थोड़ा सा वीक है वो कंपटीशन में तो आ गया था, लेकिन अब वो देख रहा है कि आई एम नॉट इन ए गुड पोजीशन, तो थोड़ा सा वीक होगा। तो उनमें एक पार्टी जो मैच्योर होगी वो अकोमोडेट करेगी अगली पार्टी को, टू अवॉइड द लिंगरिंग कॉन्फ्लिक्ट, कि ज़्यादा लिंगर करे एंड क्रिएट ट्रबल फॉर द इन्वायरमेंट्स। तो वन पार्टी जो एक मैच्योर होगी, जिसके अंदर सेक्रीफाइसिंग का एक जज्बा होगा, वो फिर थोड़ा सा अपने आप को पीछे करेगी और वो अकोमोडेट करेगी अगले को, दूसरी पार्टी को, मैच्योरिटी के एतबार से। और इसके अंदर जो अकोमोडेट कर रहा है ये गलत नहीं है, ये राइट है, लेकिन बिकॉज ऑफ हिज मैच्योरिटी, बिकॉज ऑफ हिज सेक्रीफाइस और जेनरोसिटी, ये 3 चीज़ें इसमें आती हैं। जेनरोसिटी, सेक्रीफाइसिंग और मैच्योरिटी, ये 3 चीज़ें उस पार्टी में, उस बंदे में या उस पार्टी में होती हैं और उसके ज़रिए वो फिर अपने आप को पीछे करता है और दूसरी पार्टी को अकोमोडेट करता है। नाउ देयर आर, वी हैव डिस्कस द 5 मॉड्यूल्स, 5 वे हाउ टू हैंडल, how to resolve the conflict. Now, in a situation when these discussed forum fail, the parties fail to resolve the conflict using all measures, using all modules, using all way for resolution of the conflict, then they sit together and decide to refer this matter to a third party for resolution. And third party unanimously agreed, जिस पे दोनों का मुश्तरका एग्रीमेंट हो कि ये बंदा ठीक है। अगर एक बंदा कह रहा है तो दूसरा उस पर एग्री नहीं है, तो वो ही विल नॉट बी अपॉइंटेड एज ए रेफरी और द डिसाइडिंग पर्सन। थर्ड पार्टी इसे कहते हैं मीडिएशन बाय थर्ड पार्टी। अब वो थर्ड पार्टी जो है वो देन ही विल कॉल बोथ द पार्टीज, लिसन देम इन डिटेल एंड डिसाइड द मैटर, एंड दैट डिसीजन विल बी बाइंडिंग फॉर बोथ पार्टीज। अब उसके बाद वो चूं चुरा नहीं कर सकते कि नहीं मैं नहीं मानता, कोई एक दोनों में से, कोई दोनों ने मिलके उसको मुकर्रर किया है। थर्ड पार्टी मीडिएशन को दोनों ने मिलके किया है, उस थर्ड पार्टी ने दोनों को सुना है,
इन डिटेल सुना है, then he announced his decision, and that will be binding for both parties. Now we have discussed the classical and traditional approaches to handle the conflict. Now we also want to know how we will decide the conflict has a potential to create trouble. What is the way out? How we will decide this is a very dangerous conflict, has a potential? How we can understand the conflict? For this issue, we have to conduct a thorough and comprehensive analysis of the conflict. उस एनालिसिस में हम क्या देखेंगे? What is his nature, its nature, what is the conflict's nature, what is the potential of the conflict, what are the causes, what is the causes of this conflict, and is it any conspiracy behind it? Is there any mala fide intention behind it? If there is a mala fide intention, if there is a conspiracy behind it, that it may be result into a very dangerous situation. I tell you, if there is no mala fide, if there is no mala fide intention and conspiracy involved in conflict, conflict is healthy sign. Conflict is healthy sign. It is only dangerous only some occasions. Number one, if the conspiracy and mala fide involved. Number two, if it is handled not properly, ignoring the underlines, ये छोटे छोटे अंदर के जो होते हैं, and its root cause, जो उसका रूट कॉज है, वो अगर आपने हैंडल नहीं किया प्रॉपरली, और अगर आपने अंडरलाइन जो इशू हैं, छोटे छोटे इशू, वो हैंडल नहीं किए, तो फिर वो डेंजरस साबित हो सकता है. तो वी मस्ट चाक आउट द प्रिवेंटिव मेजर्स प्रोग्राम. दो मैंने आपको बता दी, एक तो उसमें कॉन्स्पिरेसी नहीं होनी चाहिए, एक मेला फाइडे नहीं होनी चाहिए, एक हैंडल्ड प्रॉपरली हैंडल हुआ हो, प्रॉपरली हैंडल हुआ हो. अगर आपने प्रॉपरली हैंडल नहीं किया, इट मे क्रिएट एंड इट मे एस्केलेट अमंग द अदर, आपके जो शोबे हैं, अगर इफ़ यू आर इन इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री पूरी में फैल सकता है. देयरफॉर वी मस्ट एनालिसिस, हैव एनालिसिस, अ कम्प्रिहेंसिव एनालिसिस. और आपने, मैंने पहले बताया कि उसमें आपने इसकी नेचर को देखना है, इसकी टाइप्स को देखना है, और इसके रूट कॉज को देखना है. रूट कॉज क्या है? और वेरी इंपॉर्टेंट मैटर, इफ देयर इज सम इमोशनल मैटर्स इन्वॉल्व, if there is some cultural issues are involved, then first of all उनको हल करें. Solve the emotional as well as cultural issue. अब आप इसमें केस हिस्ट्री देखें. What happened in 1857? Do you know? जंग आज़ादी में क्या हुआ था? It was a very big incident in history of subcontinent. उसमें ये हुआ था कि वो जो पिन निकालते थे, एक हैंड, वो मारने वाला जो, वो उन्होंने कल्चरली किसी ने फैला दी बात, या वो राइट थी या सही थी, कि उसमें सूअर की चर्बी होती है. ये बात किसी ने, मतलब किसी अक्लमंद आदमी ने फैला दी. अगर थी पहले से तो किसी को नहीं पता था, किसी को पता चला तो उसने कहा कि अब लावा तो पहले ही पका हुआ था ब्रिटिश के खिलाफ, अब ये बाज़ औक़ात लावा पका है. अब फ़र्ज़ करें एक किचन में चूल्हा खुला रह गया और वो भरा हुआ है,
गैस से। अब असल बात जो है वो चूल्हा खुला हुआ है, रीज़न वो है। बहाना क्या बनेगा, किसी ने बटन पुश किया इलेक्ट्रिक का, किसी भी पंखे का, या धमाका हो जाएगा। अब बटन पुश करना इज नॉट द रियल रीज़न। रियल रीज़न जो है वो चूल्हा खुला रखना है, वो तो पहले ही फैली हुई है। इसी तरीके से जो ब्रिटिशर्स थे उनके ख़िलाफ़ उस वक्त के जो मुगलिया ख़ानदान था, वो आखिरी बादशाह था, वो तो बेचारा बहुत वीक हो चुका था, एक कमरे में मुक़य्यद था। तो उस लावे को बहाना चाहिए था फटने का, तो वो सूर की चर्बी वाला जो मसला था वो बहाना बन गया, और उसको हैंडल नहीं किया ब्रिटिशर ने प्रॉपरली, और वो जंग आज़ादी की शक्ल आ गई। अब अगर वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज स्ट्रॉन्ग होती, पॉलिटिकल एलिमेंट स्ट्रॉन्ग होता, तो उस आज़ादी को लेके आगे चल सकता था। लेकिन हमारे अंदर से ही कुछ लोगों ने, आपको पता है नवाब सिराजुद्दौला के अंदर से ही लोग उसके ख़िलाफ़ हो गए, टीपू सुल्तान के अंदर से ही लोग जिन्होंने दरवाज़ा खोल दिया था किले का, तो हमारे अंदर ही दुश्मन मौजूद थे। तो हमने वो जो जंग आज़ादी जो थी वो रिजल्टेड इनटू फेलियर। और वो इरप्ट कैसे हुआ? इट वाज ए कॉन्फ्लिक्ट। डू यू एग्री विद मी और नॉट? इट वाज ए कॉन्फ्लिक्ट, और कॉन्फ्लिक्ट वाज नॉट हैंडल्ड प्रॉपरली। अगर वो हैंडल ब्रिटिशर कर देते और वो बता देते कि दिस इज दी आर्टिकल्स, ये है वो चीज़, आप इसको ले जाएं, जहाँ मर्जी ले जाएं, लेकिन वीकनेस थी, हो सकता है ये सही होती बात, और मुसलमानों ने उस पर अरप्ट हुए। अब वो तो सॉल्व द फर्स्ट ऑफ ऑल इमोशनल प्रॉब्लम, कल्चरल प्रॉब्लम, बिकॉज इनका जो रिजल्ट होता है ये बड़ा भयानक हो जाता है बाजू का। एक इंडस्ट्री में, ये मेरा वाक़या है, मैं उस इंडस्ट्री में मेरा 6-7वां दिन था, और मेरा जो बॉस था वो ब्रिगेडियर था, उसको वो मेरे से दो दिन सीनियर था, और वो कमांडो था, 6 फुट 2 इंच का, बहुत खूबसूरत, बड़ा ज़बरदस्त, बट उसकी इंडस्ट्री की कोई एक्सपीरियंस नहीं था। मेरा 8-10 साल का था, मुझे पता था इंडस्ट्री में कैसे, किस चीज़ को कैसे हल करना है। तो कुछ लोगों ने मेरे ख़िलाफ़ उसके कान भरे। ही वॉज़ माई बॉस, तो मुझसे 2 दिन मैंने बताया मुझसे सीनियर था। ये केस स्टडी में बात कर रहा हूँ, केस स्टडी साथ साथ चलनी चाहिए। तो उसने मुझे, जब मैं उसके कमरे में गया तो उसके सामने उसका एक गेस्ट बैठा हुआ था। ही वॉज ए बैरिस्टर, उसने चोला पहना हुआ था, वो जो गॉन नहीं होता वो गॉन पहना हुआ वकीलों वाला। तो मैंने सिचुएशन देखी कि भी ये वो कंसार ने मुझसे, ब्रिगेडियर ने बातें करनी शुरू की, वो फलां ने ये कहा, ये मैं बिज़ी था यूनियन की मीटिंग में। तो मैंने कहा कि कंसार आई एम बिज़ी, आपके फ्रेंड भी आए हुए हैं, तो आप बता दें चाहते क्या हैं आप। अब ये जो मेरे 2 फिक्रे थे, चाहते क्या हैं आप, अब ये मैंने होल हार्टेडली, बड़ी ईमानदारी से, कंस्ट्रक्टिवली कहे, जिसका मतलब ये था कि जो आप चाह रहे हैं मैं वो करता हूँ, ये बातें बाद में कर लेंगे। जिसका एक्सप्लेनेशन ये थी कि ये जो आप कर रहे हैं, मैंने सिचुएशन देखी कि हिज गेस्ट इज सिटिंग, और ये इसके सामने ये बातें करना। अब उसको नहीं पता था कि भी ये कंपनी की बातें, गेस्ट चला जाए तो करेंगे। तो मैं चूँकि एक्सपीरियंस्ड पर्सन था, मैंने कहा कि ब्रिगेड साहब ये कर लेंगे बाद में बातें, तो आप क्या चाहते हैं? चाहते नहीं, आप चाहते क्या हैं? मुझे फिक्रे वो याद, आप चाहते क्या हैं? ही टुक इट वेरी सीरियसली, इमोशनल। आप जाएं मेरे, नहीं मैं कहता साहब आप बताएं तो, नहीं आप जाएं, बाद में करेंगे बात। अब मैंने समझ गया कि भी मामला इमोशनल हो गया है। आफ्टर हाफ एन आवर मैंने फ़ोन किया उसके सेक्रेटरी को, मैं कि ब्रिगेड साहब अकेले हैं, मेहमान चले गए हैं? उन्होंने कहा हाँ चले गए। ओके, आई वेंट देयर। अब मैंने जब उस कमरे में दाखिल होकर उसके सामने बैठा, उसने कुर्सी घुमा ली। अब मैं जो मेरे जहन में था कि ये इमोशनल हो गया मामला, अब ये हैंडल करना पड़ेगा। उसके बाद मैंने कहा कंस साहब
अब प्लीज़ मेरी तरफ देखें। उसने उधर कर ली, मतलब गुस्से से। अब मैंने उसको 3 मिनट लगे मुझे। इट वॉज इमोशनली, ही वॉज चार्ज्ड, इमोशनली चार्ज, कि मैंने आपसे बात ही नहीं करनी। आपने मुझे, मेरे दोस्त सामने मेरा दोस्त बैठा, आपने कहा आप चाहते क्या हैं, यानी मुझे थ्रेट कर रहे हो आप। मैंने उसको बात समझाई कि जो आप बात कर रहे थे वो डिटेल करने वाली थी, मैं बिज़ी था यूनियन के साथ, तो मेरा मकसद ये था कि आप ये बातें छोड़ें, आप अभी चाहें कि जो चाह रहे हैं मैं वो करता हूँ, ये बाद में कर लेंगे। तो मैंने जिस अंदाज से की ना, होल हार्टेडली, बड़ी सच्चाई से, तो उसने वो ग्रैस्प कर ली। कुर्सी सीधी करके उठे, कि मुझे ऐसे किया, यू आर राइट, इट वॉज माई फॉल्ट, इट्स सो नाइस ही वॉज। लेकिन चूंकि वो नया था, इंडस्ट्री को नहीं जानता था, तो इट वॉज इमोशनल मैटर था ये, कि ये मैंने कहा इसको पहले टैकल करना है मैंने। अगर मैंने टैकल ना किया और ये लिंगर ऑन कर गया तो इट विल शेप वेरी डिफरेंट, डेंजरस। तो मैंने रोक लिया उसको। वेन एवर द कॉन्फ्लिक्ट इन्वॉल्व सम इमोशनल, सम कल्चरल मैटर, उसको पहले हल करो, बजाय इसके कि उसको लेट करते जाओ। अगर आप लेट करे हुए तो वो अपनी शक्ल बदल के वो डिफरेंट शक्ल में आएगा, और वो भयानक शक्ल में आएगा। मुमकिन है फिर आप उसको कंट्रोल ना कर सकें। नाउ अप टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड द 5-6 models, way, approaches, the classical approaches and the traditional approaches, how to handle the conflict. Now we can discuss the causes for conflict. What are the causes? क्यों उभरते हैं ये कॉन्फ्लिक्ट, हमारे अंदर क्यों उभरते हैं? एक तो वो है कि भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है, राय मुख्तलिफ हो सकती है। लेकिन इसको हम जो पढ़े लिखे लोगों ने, स्कॉलर्स ने बताया है, कॉजेज नंबर 1, डिफरेंस ऑफ परसेप्शन। अब ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और डिफरेंस ऑफ परसेप्शन बहुत थोड़ा सा फ़र्क है। अब आप देखें, अगर मैं ऐसे लाइट यहाँ पे डालूँगा तो फोकस वो बहुत ज़्यादा करेगा तो यहाँ पे आएगा, तो ये मेरा परसेप्शन है। जहाँ मैं परसेप्शन मीन्स जो मैं परसीव कर रहा हूँ, व्हाट आई एम परसीविंग, कहते हैं एनलार्ज योर परसेप्शन, मीनिंग देयर बाई ऊपर से देखें। जितना ज़्यादा ऊपर से देखेंगे उतना आपका परसेप्शन बड़ा होगा, तो चीज़ें आपको समझ आएंगी। ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो सिर्फ 2 बंदों के को सुन के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते, वो उसकी हिस्ट्री में जाते हैं कि ये प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुए, स्टार्टिंग कहाँ है। तो अगर आपके परसेप्शन डिफरेंट हैं तो कॉन्फ्लिक्ट विल अराइज। तो परसेप्शन को अगर आपने इनलार्ज किया, एक बंदा उसका परसेप्शन इतना है, एक बंदा उसका परसेप्शन बहुत बड़ा है, और जिसका बड़ा है वो बात और तरीके से करेगा, जिसका इतना है वो कहेगा नहीं। अब ये जो इधर बंदा खड़ा है वो ये बल्ब देख रहा है, मैंने नहीं देखा था, अब देखा है, मैं ये घड़ी देख रहा हूँ। अब इनका परसेप्शन ये है कि यहाँ पे ये बल्ब है और ये बोर्ड है। मेरा परसेप्शन ये है, क्योंकि मैंने इधर देखा हुआ है कि यहाँ पे वॉल क्लॉक है, कायदे आज़म की तस्वीर है और तस्वीरें हैं। मैं लाख समझाता रहूँ कि नहीं यार ये है, वो कहते नहीं ये है। वो शख्स जो सबको चारों तरफ देखेगा, ही विल बी अ राइट पर्सन। उसका परसेप्शन जो होगा वो चारों तरफ है, मेरा सिर्फ इतना है, उनका सिर्फ ये है। ओके, फॉलो माई पॉइंट और नॉट? तो परसेप्शन जी, एक्सपीरियंस तो एक्सपोजर की बेस पर होता है, परसेप्शन जो दूसरे को जज करते हैं। एक्सपीरियंस तो जाहिर है कि एक्सपीरियंस का तो नेमल बदल कोई बेटे है ही नहीं। एक्सपीरियंस तो आप देखें, किताबें पढ़ना, इल्म हासिल करना, जब मैं छोटा था जब, तो वहाँ पे जो बैठ के आलम जो थे वो बैठ के, जो उनका आगे डेस्क बना होता तो वहाँ दवात का हिस्सा भी होता था, दवात रखने का भी। तो उस वक्त कहते थे
कागज़ कलम दवात, वो होता था कि इल्म का मंबा क्या है, कागज़ कलम दवात, ये दवात साथ होती थी, कागज़ कलम दवात। अब मोबाइल का ज़माना है, कागज़ कलम दवात तो गई, किताब है। अब भी जो शायर हैं वो कलम और किताब की बात करते हैं कि कलम जो है वो तलवार से ज़्यादा ताकतवर है। तो परसेप्शन जो है, एक्सपीरियंस्ड आदमी जो है उसका परसेप्शन बहुत ट्रेवल्ड, वाइडली ट्रेवल्ड पर्सन हैज़ ए वास्ट परसेप्शन एज़ कंपेयर टू जिसने एक कमरे में या एक जगह पे रह के किताबें पढ़ी हैं। किताबों का इल्म जो है वो इल्म तो है, लेकिन जो मैंने 40 साल में जो मैंने एक्सपीरियंस किया है मुख्तलिफ इंडस्ट्री में, उसका नेमुल बदल किताबों में तो नहीं मुझे मिल सकता। किताबें मुझे मेरे एक्सपीरियंस को सीमेंट तो कर सकती हैं, सपोर्ट तो कर सकती हैं, लेकिन उसको निगेट नहीं कर सकती। मैं उनको किताबें के इल्म को थोड़ा बहुत सही कर सकता हूं कि नहीं, इन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया, ये बात ऐसे होती है। लेकिन किताब का इल्म जब तक एक्सपीरियंस में नहीं आता, साइंटिस्ट जो थ्योरी देता है जब तक वो लेबॉर्ट्री में नहीं आती, उसको टेस्ट नहीं कर लेते, वो बाहर नहीं आती। तो जब तक थ्योरी आपकी अमली तौर पे मतलब साबित ना हो जाए, वो थ्योरी 100% करेक्ट नहीं समझी जाती। इसी तरीके से किताबों का इल्म जो है, जब तक वो मैदान में आके अपने आप को प्रूव नहीं करता, उस वक्त तक उसको 100% सपोर्ट नहीं मिलती। आर यू क्लियर और नॉट? ओके। तो क्या डिस्कस कर रहे थे हम? कॉजेज, हम कॉजेज डिस्कस कर रहे थे। तो पहला कॉज ये था चेंज ऑफ डिफरेंस ऑफ परसेप्शन। अगर हमारे परसेप्शन में एक डिफरेंस है तो उसमें आ जाएगी कि ये जो डिफरेंस इन परसेप्शन है, ये आपकी सोशल लाइफ में भी आ सकता है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन लाइफ में भी आ सकता है, आपकी सोशल लाइफ में भी आ सकता है, आपकी स्पोर्टिव लाइफ में भी आ सकता है, आपके इंस्टीट्यूशंस, कोई भी इंस्टीट्यूशन उसमें भी आ सकता है। तो परसेप्शन के डिफरेंस से जो कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं, वो हल जो होते हैं वो दो पार्टियों में तकरीबन हो जाते हैं। लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट हैं, इसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल, अगर ऑर्गेनाइजेशन में चेंज आ रही है, वन केमिकल ऑर्गेनाइजेशन, उसका हेड जो है ही इज़ अ केमिकल इंजीनियर, ऊपर से फैसला होता है हेड ऑफिस से कि नहीं, अब से हम फाइनेंस मैनेजर को करेंगे हेड, सीईओ उसको बनाएंगे। देयर विल बी ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन न्यू कमर जो आ रहा है और प्रीवियस मैनेजर। इसी तरीके से हेड ऑफिस में एक मेंटेनेंस का अलहदा शोबा है, उसका जो हेड है वो तमाम प्लांट्स को, अगर उसके ज़्यादा प्लांट है उनको हेड कर रहा है, और ये जो प्लांट का है वो समझता है मेरी कदर कीमत, कदर मंजिलत ज़्यादा है, तो उनके अंदर चेंज आने से वो उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट क्लियर हो जाएगा। तो ऑर्गेनाइजेशनल चेंज जब होती है तो उसमें बाज़ औक़ात मुख्तलिफ डिपार्टमेंट मैनेजर्स जो हैं, उनकी जब पोजीशन को थ्रेट आता है तो उनमें कॉन्फ्लिक्ट पैदा होते हैं। तो उसे कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट, या पॉलिसी मैटर्स जो हैं वो चेंज हो जाए। ये पॉलिसी मैटर ही हैं, अगर ऐसा कोई फ़ैसला मैनेजमेंट करती है कि पहले इसको इम्पॉर्टेंस है, अब फ़लाँ को इम्पॉर्टेंस होगी, तो इट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल मैटर। तो इसमें आपके वो आ जाते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाए। देन पर्सनैलिटी क्लैश। अब पर्सनैलिटी क्लैश में मोस्ट ऑफ द टाइम ईगो इन्वॉल्व होती है, और ईगो को आप जानते हैं क्या है? कोई बंदा जो मुझे ईगो के बारे में बता सके। जी, अना तो तर्जुमा हो गया, आई एम द बेस्ट। उसका इट इज़ मैनिफेस्टेशन, इट इज़ मैनिफेस्टेशन। ईगो क्या है?
जी इब्लीस को सॉरी इब्लीस को जो थी ईगो मैं ये कर सकता हूँ, जैसे उन्होंने कहा मुझसे बढ़ के कोई नहीं, आई एम द बेस्ट। ईगो इज योर एटीट्यूड। अब इसको समझिए जरा, ईगो इज योर एटीट्यूड। आप जा रहे हैं दो दोस्त कि यार इस पहाड़ी के पीछे इस वेरी हैंडसम वैली, बहुत खूबसूरत सरसब्ज है, आज उसकी सैर करते हैं। वो दोनों जाते हैं, आगे टर्न आता है, उसके आगे छोटी सी नदी है। नदी को देख के एक दोस्त कहता है दूसरा कि यार सॉरी, अब इसमें पुल कोई नहीं है तो मैं इसको नहीं क्रॉस कर सकता। दूसरा कहता है भाई आई विल क्रॉस इट। दिस इज द डिफरेंस ऑफ एटीट्यूड। उसका एटीट्यूड पॉजिटिव है, और एटीट्यूड इज ए मैजिक वर्ड। जो मॉडर्न फिलोसोफर, नाम इस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रहा, उसने कहा है कि एटीट्यूड से इफ़ यू कैन चेंज द एटीट्यूड ऑफ द पीपल, यू कैन चेंज द किस्मत, लक। लोगों के तकदीरें बदल सकते हैं एटीट्यूड से। अगर नौजवान नस्ल अपना एटीट्यूड बदल जाए तो एटीट्यूड इज ए मैजिक वर्ड। एटीट्यूड इज योर ईगो। वो ईगो जो मैं हूँ, मैं, और वो ईगो उसके बहुत ज़्यादा थी जो वापस हो गया। उसकी ईगो बहुत ज़्यादा थी, जो कह रहा था कि मैं चलते हैं, मैं ये करूँगा। नदी देखी तो उसने कहा आई कैन क्रॉस। वेयर एज अ मैच्योर पर्सन, नॉर्मल ईगो, उसने कहा आई विल क्रॉस। दिस इज ईगो योर विल, ईगो योर एटीट्यूड। अगर आप विल कर लें, किसी चीज़ को करने का तहैया कर लें, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। इफ़ यू हैव विल टू डू समथिंग पॉजिटिव, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। वो ईगो जिसका हम समझ रहे हैं कि ये ईगो है, ये बीमार ईगो है। इज ए सिक ईगो, इट इज़ नॉट ईगो, ये सिकनेस है। और प्राइड हैज़ ए फॉल। अगर आप ईगो, जो बंदा अपनी बहुत अजीज़ रखता है, वो कभी कामयाब नहीं होता। वो कहीं ना कहीं वो कम से कम वो शिकस्त खाता है। तो ईगो इज़ योर स्ट्रेंथ, ईगो इज़ योर एटीट्यूड, ईगो इज़ योर विल। इफ़ यू चेंज ईगो फ्रॉम सिकनेस टू पॉजिटिव, जो बीमारी है, जो कि मैं जो हूँ, मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, तो अगर इसको आप बेहतर कर लें तो आप जो हैं वो दुनिया के ऐसे इंसान होंगे कि जिस काम में आप जाएंगे वो बेहतर होगा। नो सर, इसको विल पावर भी कह सकते हैं। यस, विल इज योर एटीट्यूड, विल इज योर पावर। आपके पास सबसे ज़्यादा ताकतवर दो चीज़ें, एक योर विल एंड द अदर इज योर ये एटीट्यूड। मेहनत जो है, ये तो मुसलसल मेहनत के बगैर तो कोई मंजिल नहीं हासिल हो सकती। लेकिन ईगो, आपकी विल, ईगो से मुराद विल और योर एटीट्यूड, अगर ये बेस में हों, जब भी आप कोई सफ़र करते हैं, जब भी आप कोई मंजिल अचीव करना चाह रहे हैं, तो वो अगर दोनों चीज़ें आपके पास हैं तो यू विल नॉट लूज योर डेस्टिनेशन, यू विल अचीव योर डेस्टिनेशन। ओके, अप टिल नाउ we have covered what is conflict. You are clear? Yes. Conflict management is a simple. What is conflict management? It is a practice. Conflict management is a practice of identifying and diagnosing the nature, the root cause, the types, and all other dimension of the conflict, so that to address all these things, so that we can navigate in difficult situation. फ़र्ज़ करें मेरे भाई से, मेरे वालिद से, मेरी किसी से हो गई है चीज़ें, और अगर मुझे हैंडल करना आ जाए, जैसे मैंने बताया कि मेरी बॉस से हो गई, तो मुझे अगर इमोशनल प्रॉब्लम को हैंडल करना ना आता होता या मेरा एक्सपीरियंस ना होता, तो मेरे और उसके दरमियान बहुत फासला हो जाता और मुझे
जॉब छोड़नी पड़ती. We have up till now discussed what is conflict, what are the classical approaches. Please कर दें. What are the classical approaches of handling conflict? How we can grasp to understand the conflict? And I have earlier told that these approaches were introduced by two scholars, namely Thomas and Tillman, in 1976. Now we will discuss what I have learned in 40 years experience working in different progressive multinational companies. I have my own experience, I have my own view about the resolution of the conflict. Okay? We will call it non-traditional approaches. Non-traditional approaches. I believe that I have referred my opinion earlier also. I believe that conflict is a healthy sign. And in classical approaches, they have given modules, 6 modules, जो काम करते हैं, normally वो काम करते हैं, but they have some limitation within their solution, way of solution. And I will discuss that, those limitation and proposed new way how to manage the conflict. Number 1, transformative. अब आप have you listened transform? When we say transform yourself, means अपने आप को complete change करो. Transform yourself wholly. Only a word transform means the whole change in a personality. So I have proposed this transformative way of resolution of conflict. Both parties must show we should not only resolve the conflict, we must transform ourselves to build the relationship. Or the management, the body of the management, they should, whenever they call both parties, they should introduce them that you people are mature people and you should transform yourself to handle the issue of conflict. There is no any danger for your interest. कोई आपके ऐसे stakes पे नहीं है. What is this? तो आप पूछ सकते हैं कि आपके इस कॉन्फ्लिक्ट में क्या स्टेक्स हैं, कौन सा नुकसान है जो आपको हो सकता है, अथवा बड़ा नुकसान नहीं बता सकते. अगर आपके अंदर इमोशनल है या वो अगर उसके अंदर कोई रिलीजियस इशू नहीं है तो फिर वो कोई बड़ी चीज़ नहीं बता सकेंगे. और जब आप उनको समझाएंगे ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ, तो देन दे विल बी हैविंग एन अपॉर्चुनिटी टू ट्रांसफॉर्म देमसेल्फ एंड देयर रिलेशनशिप. I have proposed both parties must rather transform themselves positively, and they will see what change will happen. A positive change will happen. Innovation will happen. A motivation will come. And other positive things will come. आप दूसरी पार्टी को कैसे चेंज कर सकते हैं? अपनी जात का तो आप कंट्रोल रखते हैं, लेकिन आप दूसरे को कैसे? It depends upon the maturity. मैंने पहले कहा है, it depends upon the maturity. When you discuss the things, it is, I am telling the model, proposing a way. अगर नहीं हो सकता तो अगला हिस्सा है. ये एक तरीका है, लाजमी नहीं वो तरीका हर पे काम कर सके. वो तरीका एक पे करेगा, दूसरे पे नहीं कर सकता. नहीं जी, मैं तो पहले ठीक हूँ, मैं तो पहले ही ठीक हूँ, मैं क्या ट्रांसफॉर्मेट करूँ अपने आप को, मैं क्या ट्रांसफॉर्म करूँ, मैं तो पहले इतना मैं पढ़ा लिखा हूँ, इतना मैं एक्सपीरियंस हूँ, इतना मैं ये हूँ, बता दिया. लेकिन हाँ गुंजाइश, देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर बेटरमेंट.
अच्छाई की हमेशा एक गुंजाइश होती है। तो अगर कोई नहीं मानता कि मैं तो, जब आदमी ये कहे आई एम कंप्लीट, इसका मतलब उसकी प्रोग्रेस रुक गई है। कोई भी आदमी, कोई भी शख्स जब ये कह दे कि आई एम नॉट कंप्लीट, इट मीन्स कि उसकी जो प्रोग्रेस है वो स्टैग्नेंट हो गई, खड़ी हो गई। ओके, दूसरा है जी एम्ब्रेसिंग कॉन्फ्लिक्ट। कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है, अगर मेरा कोई दोस्त मुझसे नाराज़ होता है, और ये हुआ है मेरे साथ, उसने कुछ सजेस्ट किया, एक हमारा दोस्त फौत हो गया, तो उसने कहा यार उस पर चलना है वो, तो मैंने कहा मैं 1 घंटे के बाद चलता हूँ आपके साथ, आप 1 घंटा इंतज़ार कर लें। उसने कहा आई एम इन हरी। तो वो उसका ज़्यादा दोस्त था, मेरा उसके थ्रू था, तो वो थोड़ा सा मुझे लगा कि वो इमोशनल फील किया उसने। तो आई फील गिल्टी कि यार मुझे ये नहीं कहना चाहिए था, मुझे चाहिए था, मैं चाहता उसके साथ। इमोशनल चीज़ हो गई। मैं कार बहुत कम चलाता हूँ, मैं कार पे, अपनी पुरानी कार पे उसके घर गया कि यार मैं काम वो छोड़ दिया, चलते हैं। इमोशनल चीज़ें जो हैं उसको पहले, वो इमोशनली चार्ज हो जाना था उसने, अगर मैं ना जाता कि यार मेरा दोस्त था, मैंने इसको इनवाइट किया, ये नहीं जा रहा। तो whenever you try to find out the solution, उसमें ये देखें कोई इमोशन तो इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है। अगर इमोशन इन्वॉल्व हैं तो उसको, तो वो ये मैंने कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा था, तो मैंने उसको पहले प्रीएम्प्टिव एक्शन ले लिया, प्रोएक्टिवली एक्शन ले लिया, तो उसके मैं घर चला गया। तो इसी तरीके से बहुत से वाक़यात होते हैं जहाँ पे आप अगर प्रोएक्टिवली एक्शन ले लें तो फिर आप उस कॉन्फ्लिक्ट को मतलब पैदा होने से पहले रोक लेते हैं। और मैं इससे आगे जा रहा हूँ कि एम्ब्रेस करें कॉन्फ्लिक्ट को। तो उसके बाद वो मेरे पास था, वो जिस मेरा दोस्त था जिससे मैं गिल्टी कॉन्शियस कर रहा, वो भी गिल्टी फील किया कि यार ये मेरे घर, वो खुद आया फिर मेरे पास आके चल के। अब दोनों मैच्योरिटी पे हैं, मैं भी और वो भी। वो मुझसे मैच्योर है कि वो दोबारा आया, तो हम एम्ब्रेस कर रहे थे इन ए कंस्ट्रक्टिव वे। यानी अगर आप ये ज़िंदगी में करके देखें, इफ़ यू फील कि यार मुझसे ये ज़्यादती हो गई है, मैं घर बना रहा था तो मैंने गुस्से में, या कोई काम ऐसा उसने गलत किया, ये जो टूटियाँ टाटियाँ ठीक करने वाले होते हैं, प्लम्बर ने, तो मैंने उसको तलखी से कुछ सख्त फिक्रे कह दिए। ये आज से 10 साल पहले की बात है। तो शाम को जब मैं चाय पी रहा था तो मैंने उसको टेलीफोन किया, तो उसने कहा जी, मैंने कहा यार जल्दी से आएँ। उनका कोई काम हो गया? मैं क्या? हाँ। वो आया, आई से सॉरी। मैं कहा यार आई एम वेरी सॉरी, उस वक्त मैं गुस्से में था। तो वो खुद शर्मिंदा होने लगा। तो मैंने उसको चाय वाय पिलाई, लेकिन मैं सेटिस्फाइड हो गया। 10 दिन पहले की बात है, मैंने गाड़ी का काम करवाया एसी में, 10 दिन महीना पहले। तो वो बंदा कहलाता था हाफिज़ कुरान, हाफिज़ जी। तो उसने कहा जी एसी में हवा नहीं है, वो जो गैस नहीं है, तो गैस भरवाएं तो 8,000 रुपया लगेगा। तो मैं आई पेड। अगले दिन एसी काम नहीं कर रहा। ठीक है। अब मैंने कहा यार कुरान ये हाफिज़ कहला रहा है, तो इसने क्या किया है? तो मैं फिर गया खुद, तो मैंने जोश में 2-3 फिक्रे कि यार हाफिज़ ना कहलाओ। मैंने सिर्फ ये कहा हाफिज़ ना कहलाओ, और अगर कहला रहे तो ये कैसे लीक, क्या जी वो लीकेज होगी। मैं कि क्यों? या तो मैंने पैसे कम दिए हैं, अगर लीकेज होगी तो क्यों यार? अच्छा, अब जो मैंने हाफिज़ का कहा तो इसका मुझे दुख हुआ बाद में कि यार ये मुझे नहीं कहना चाहिए था। इट वॉज ए रिलीजियस मैटर, और ये गलती की है। मैं अगले दिन गया उसकी दुकान पे, और उसने मुझसे मैंने उसको बुलाया, तो उसने मुझे ये नहीं कहा कि आपने सब फिक्रे कहे थे।
और आई फील, मैं कि आई एम वेरी सॉरी यार, कल मैंने 2 फ़िक्रे कहे। तो उसने कहा कि जी आप गैस तो भरवाएं ना। मैं क्या नहीं भरवाना क्या, तो नहीं वो थोड़ी सी लीकेज हुई है, बगैर पैसों के भर दे। दिस हैपन। इफ़ यू फील योर सेल्फ कि आई एम एट रॉन्ग साइड, तो अपने आप को दुरुस्त करें, और इसमें ईगो का मामला नहीं होता। इफ़ यू आर मैच्योर एनफ, तो यू शुड टेक अ फर्स्ट स्टेप प्रोएक्टिवली। ये पेरेंट्स के साथ बहुत इश्यूज के अंदर कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है, जैसे कि बच्चों ने कोई सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है तब कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया। लेकिन इसमें हम अपने पेरेंट्स को कैसे एम्ब्रेस करें? और दूसरा, जैसे क्या क्या दोबारा कहिए। बच्चों ने कोई आगे अपनी स्टडी करनी है, हम्म। तो उस हवाले से पेरेंट्स कह रहे हैं जी ये सब्जेक्ट रख लो, बच्चा कोई और चाह रहा है, ठीक है। तो ऐसी सूरत के अंदर हम अपने पेरेंट्स को नाराज़ भी नहीं करना चाहते, और उनकी और बात भी आप अपनी मनवाना चाह रहे या हैं। फिर हाँ शादी के मैटर है, कोई बच्चा अपनी पसंद की शादी करना चाहता है, हाँ। उसके अंदर भी ये वाले इश्यूज आते हैं हाँ। वालिदैन के, तो वालिदैन राजी भी रहे और हम उन्हें एड्रेस भी कर रहे हैं। तो अच्छा, मैंने जो ज़िंदगी में किया है, मेरे 3 बेटियां हैं, 3 बेटे हैं। मैंने किसी के ऊपर ये कदगन नहीं लगाई कि आपने क्या पढ़ना है, आपने क्या पढ़ना है, आपने किससे शादी करनी है, आपने किससे शादी। सारे बच्चे मेरे मैरिड, और सब ने अपनी अपनी मर्ज़ी से की है। बच्चों ने, बेटों ने बाहर की है, और बेटियों में रिश्तेदारों में की है। तो मैं सबके साथ बेहतर हूँ, सब मेरे से मिलते हैं। आपका जो मामला है उसमें खानगी मामला जितने भी हमारे जी, ये मेच्योरिटी पे है कि मैं ये समझता हूँ कि जो इंडिविजुअल है, जिसकी स्टेक्स इन्वॉल्व हैं, ही इज़ द पर्सन हु शुड डिसाइड। वालिदैन असल में अपनी ख्वाहिशात जो पूरी नहीं हो चुकी होती, उनको वो उसके थ्रू, अपने बेटे के या बेटी के थ्रू पूरा करना चाह रहे होते हैं। बच्चे के अंदर क्या पोटेंशियल है, बच्चे का क्या मिलान है, उसका एप्टीट्यूड क्या है, वो उसके मुताबिक गाइड तो कर सकता है, वालिदैन कर सकते हैं। बट फोर्स करना जो है, वो बच्चा ना वो बनेगा जो वो बनना चाह रहा है, ना वो बनेगा जो वो बनाना चाह रहे हैं। वो शक्ल बदल जाएगी बच्चे की, एंड ही विल नॉट बी एबल टू रीच एट हिज पीक। जो प्रोफेशन का पीक है, वहाँ पे वो नहीं, किसी में भी चले जाए जहाँ बच्चा को वो कह रहे हैं कि नहीं डॉक्टर बनो, और उसमें वो मिलान नहीं है, उसका एप्टीट्यूड नहीं है, तो वो नहीं पहुँच सकेगा। अगर वो बन भी गया डॉक्टर, तो वो ही विल नॉट बी ए गुड डॉक्टर, क्योंकि उसका एप्टीट्यूड और है। तो ये डिपेंड कर रहा है मेच्योरिटी ऑफ बोथ पार्टीज़। अगर बच्चा है, अगर आप हैं, आपके वालिदैन कह रहे हैं, तो उनको समझाने की ज़रूरत है कि मैं नहीं कर सकता जो आप चाह रहे हैं, मैं नहीं, मेरे अंदर वो चीज़ नहीं, मैं क्या करूं। लेकिन हमारा जो वक्त था वो डिफरेंट था। हमें तो बिल्कुल ही बहुत मुश्किल हालात में वो हालात बहुत डिफरेंट थे। वो बीटिंग और मतलब केनिंग बहुत होती थी, पिटाई होती थी, और माँ बाप कहते था कि हड्डियाँ हमारी हैं, मांस हमारा है, नहीं जितना मर्जी मारो इसको। अब तो आप वालिदैन भी नहीं मारते। तो जो हमारा ज़माना था उसमें वालिदैन ये टीचर्स को कहते थे कि ये बच्चा जो है ये आपके हवाले है, सिर्फ हड्डियाँ हमारी हैं, बाकी सब जो मर्ज़ी आप करें। तो बच्चे के अंदर तलाक की शरह बहुत ज़्यादा है, वो भी बहुत सी चीज़ें आ रही हैं, बहुत सी चीज़ें आ रही हैं। वो जो मैंने कहा कि वो पिक्चर मुझसे पूछ रही है, व्हाट आर यू डूइंग, यू आर वेस्टिंग योर टाइम, व्हाट आर यू डूइंग योर चिल्ड्रन, व्हाट आर यू डूइंग फॉर योर नेशन, फॉर योर कंट्री। अगली नस्ल ने, मैं उसमें शामिल हूँ, वो नहीं किया जो वो कर सकते थे, लेकिन वी आर अ स्मॉल कंट्री। आप ये सोचें कि आप गांव में नहीं रहे, जो गांव में रहे वो जानते हैं कि गांव में जो जागीरदार या लंबड़दार, जैसे नंबरदार होता है, लंबड़दार कहते हैं उसको, और ज़मींदार जो होते हैं, वो जो कमीन होते हैं उनको ज़िंदा रहने देते हैं, उनको जो वो कहते हैं चाहते हैं वो करते हैं। तो हम इंटरनेशनल लेवल पे कमीन हैं। हम दुनिया के अंदर, जो दुनिया मेंटली एज वेल एज
ऑल अदर पहलू जो हैं, मुआशी पहलू, सियासी पहलू और जितने पहलू हैं, हम उस लेवल का ना हम सोचते हैं। तो वी वर डिस्कसिंग विच आई हैव लर्न इन माई 40 ईयर्स, नंबर 1 एम्ब्रेसिंग कॉन्फ्लिक्ट को। एम्ब्रेस करो, कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है, आप पहले प्रोएक्टिव आप उस पर जाएं और कहें कि यार ये है तो करें, क्या करें, तो वो कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो जाएगा, क्रिएट ही नहीं होगा। और पहला मैंने बताया था ट्रांसफॉर्मेटिव, ट्रांसफॉर्म। आप ये अगर आप पार्टीज अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लें तो फिर भी कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बहुत जल्दी रिमूव हो जाता है, हल हो जाता है। थैंक यू वेरी मच यार। और तीसरा है इमोशनल इंटेलिजेंस। ये मैंने आपको जो पहला बताया, कोहिनूर इंडस्ट्री थी, मैं बता देता हूँ, टेक्सटाइल पिंडी में, वहाँ पे मेरा ब्रिगेडियर था। तो इमोशनली चार्ज जब वो हुआ तो मैंने उसको पहचान लिया कि इमोशनली चार्ज हो गया है। तो तीसरा मेरा ये है, व्हेनेवर वेयर एवर इमोशंस आर कंसर्न और रिलीजियस मैटर इज़ कंसर्न, सॉल्व करें, उसकी प्रायोरिटी दें उसको। और अगर आप उसको प्रायोरिटी नहीं दे रहे तो वो मैटर जो है वो इट विल बी क्रिएट प्रॉब्लम फॉर यू, नॉट ओनली फॉर यू, आपके इर्द गिर्द। अब मैं आपको एक अप्रोच की बात बताना चाह रहा था। शुरू मैंने वहाँ से करनी थी, अपनी जो मैंने 40 ईयर में सीखा है उसमें जो मैंने शुरू करना था वो ये, ज़रा देखिए, रीड इट, कोई बंदा इसको रीड करे। जी पहले आप बताओ। 9 ओके। डी फॉर डिवाइड, आपने डिवाइड किया। एनी अदर पर्सन, आप बताइए। 9 ये अंदर है, क्या है? From 9 to 9. 9 to 9 जर्नी किया है आपने। ओके, गुड, नहीं, गुड अप्रोच। 9 to 9 वेल डन। ये नई अप्रोच है, मेरे जहन में ये नहीं आई थी। ट्रैवल, आपने जर्नी की अप्रोच दी है। एनीबॉडी एल्स? जी, एनीबॉडी एल्स? व्हाट इज इट? कैसे पढ़ेंगे हम इसको? 9 9 minus 9 9 and 9 एक चीज़ नहीं है, ये उन्होंने माइनस किया है और आपने आपको 9 and 9 कहा है, इसको आपने एंड कहा है, ठीक? ओके, डिफरेंट अप्रोच। मैं कहता हूँ 99। Is it not different? It is dividing approach. 9-9 is not dividing, it is, आप जर्नी में चले गए। 9 to 9 9 minus 9, इसमें प्लस ये पॉइंट आना चाहिए था, फिर ये माइनस होता। 9 डिवाइडिंग, माइनस आ गया। तीनों अप्रोचेस आर नेगेटिव अप्रोचेस। 9-9 9 plus 9 minus 9 0, 9 divided by 9 0। जी लास्ट वाले पे कौन है? मैं अभी तीनों की बात कर रहा हूँ, अभी वो मैंने नहीं की। ये all 3 approaches are negative approach. Do you agree with me or not? These are negative approaches. Nine plus 9, 18. 9 multiplied by 9, 81. These two approaches are positive. अब जब ये देख, आप पहले वो चीज़ों को उस अंदाज से देखते हैं। डिवाइडिंग हमने ब्रिटिश से सीखी, उनका ये था डिवाइड एंड रूल। तो वो हमारे सबकॉन्शियस में और अनकॉन्शियस में वो चीज़ चली आ रही है।
कि हम डिवाइड करें लोगों को, तो हम लोगों को डिवाइड करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट में भी हम एम्ब्रेस नहीं कर रहे, हम ट्रांसफॉर्मेट नहीं कर रहे, हम उनके जज्बात को नहीं देख रहे, हम 9-9 की अप्रोच देख रहे हैं, हम डिवाइड की अप्रोच देख रहे हैं, हम अलहदा करने की, अलग अलग करने की अप्रोच देख रहे हैं, ये नहीं देख रहे। लेकिन जो मैं अप्रोच चाह रहा हूँ वो है 99। 9-9 इज इक्वल टू 99। इसे कहते हैं सिनर्जिकल अप्रोच। इट इज कॉल्ड सिनर्जिकल। 1 and 1 is not 2, 1 and 1 11। जब आप किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं तो वहाँ पे सिनर्जिकल अप्रोच अगर करेगी तो आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी, आपकी क्वालिटी बेहतर होगी, आपकी इनोवेशन आएगी, मोटिवेशन आएगी, पीस आएगा, प्रोग्रेस आएगी, डेवलपमेंट होगी। अगर आप डिफरेंट अप्रोच से देखें तो मैंने जो 3 अप्रोचेस आपको रेजोल्यूशन की दी हैं, दे आर डिफरेंट अप्रोचेस। नंबर 1 ट्रांसफॉर्मेटिव, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करें, इमोशनली चार्ज हो, इमोशन को पॉजिटिवली कंस्ट्रक्टिवली देखें, एम्ब्रेस द कॉन्फ्लिक्ट विद स्माइलिंग फेस, एम्ब्रेस द कॉन्फ्लिक्ट विद स्माइलिंग फेस। यार ये हुआ है, कुछ ना कुछ बेहतर होगा, करके देखते हैं, चलते हैं। और if emotions are involved, then tackle the emotions first, and पूरा आपका जो चीज़ होगी वो आपके पॉजिटिवली अगर आप उसको देखेंगे। It depends upon the approach. If your approach is positive, things will be result in positively. If your approach is negative, things will be resulted into negatively. Is it clear? Yes. Now, what are the preventive measures? Very, very, very important. मैंने पहले आपको बताया कि मैं बिलीव करता हूँ कि जो कॉन्फ्लिक्ट है ये एक हेल्दी साइन है। आई टेल यू, अगर कॉन्फ्लिक्ट ना हो दुनिया, मैंने पहले कहा कि दुनिया बेरंग हो जाए, बेजायका हो जाए। कॉन्फ्लिक्ट इज़ ए वैरायटी ऑफ ओपिनियन। आपकी और राय है, मेरी और राय, इनकी और राय, वैरायटी ऑफ ओपिनियन, एंड वैरायटी इज़ द एसेंस ऑफ लाइफ। डू यू नो इट? वैरायटी इज़ एसेंस ऑफ लाइफ। अगर वैरायटी ना हो तो ज़िंदगी मोनोटनी हो जाए, मोनोटनस हो जाए। और मोनोटनस में क्या होता है? एवरीथिंग स्टैग्नेंट हो जाती है। और स्टैग्नेशन जो होती है, ये जो ठहर जाती है, अगर पानी ठहर जाए तो उसमें बू पैदा हो जाती है, और बू के बाद फिर उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जरासीम पैदा हो जाते हैं। सोसाइटी ठहर जाए तो उसमें फिर सफोकेशन शुरू हो जाती है, दम घुटना शुरू हो जाता है। पढ़े लिखे लोग जो हैं वो बहुत तंग पड़ जाते हैं, हबस हो जाता है। तो शायर फिर ये कहता है कि वो हब्स है कि लू की दवा मांगते हैं लोग। लू जो है वो हमारे गर्म मौसम में है, गर्म मुल्क है, तो लू को सबसे ख़तरनाक समझा जाता है। माँ जब दवा देती है, पुत्र तेनू तत्ती हवा ना लगे। तत्ती मीन्स हॉट, बेटा तुम्हें गर्म हवा ना कहीं लगे। लेकिन हब्स उससे भी डेंजरस है। वो हब्स है कि लू की दवा मांगते हैं। ये जनरल ज़िया के ज़माने में किसी शायर ने कहा था। तो वैरायटी ऑफ ओपिनियन, द कॉन्फ्लिक्ट जो है, ये वैरायटी ऑफ ओपिनियन का कॉज है। अगर ये ना हो तो वैरायटी ऑफ ओपिनियन ना हो, हबस क्रिएट हो जाए, लोगों का दम घुटना शुरू हो जाए, इट मीन्स इट इज़ अ हेल्दी साइन। ये वैरायटी पैदा कर रही है, ख्याल की वैरायटी पैदा कर रही है। वेरी इंपॉर्टेंट नाउ अनदर पॉइंट, इट इज़ अ कॉज ऑफ पैराडाइम शिफ्ट। आप ये कहेंगे व्हाट इज पैराडाइम? एनीबॉडी कैन टेल मी व्हाट इज पैराडाइम? पैटर्न जी बेटे। पैटर्न सर, किसी
किसी भी चीज का मॉडल सर नमूना इची बिची किसी भी किसी भी चीज पैटर्न कह रहे हैं, मॉडल कह रहे हैं, नमूना। ओके, पैराडाइम इज ए माइंड सेट, इज ए माइंड सेट। बाज़ औक़ात ये होता है कि कुछ चीज़ें आपकी, एक सपोज़ कोई रिश्तेदार आपके पास आता है, वो आपके सामने आपके मामलात में इस किस्म का दखल देता है कि यू फील कि इसने ज़्यादती की है, वो फिर आता है, फिर वो करता है, वो फिर आता है, तो वो आपके अंदर एक उस बंदे के ख़िलाफ़ एक आपके सबकॉन्शियस में एक माइंड, उसके अंदर एक चीज़ बैठना शुरू हो जाती है, और वो आपके अंदर जो चीज़ बैठना शुरू होती है उसे कहते हैं पैराडाइम। कि यार ये बंदा जब आता है मेरे ख़िलाफ़ बात करता है या मेरे ख़ानदान के ख़िलाफ़ बात करता है, तो फिर उस बंदे के बारे में जब वो कोई बात होगी रिश्तेदारों में, तो आपकी राय उन वाक़यात के हिसाब से होगी, बिकॉज यू हैव अ पर्टिकुलर पैराडाइम। आपके साथ उसके जो उसने किया है उसका एक आपके अंदर एक बन गया है, एक माइंड सेट बन गया है, और वो माइंड सेट जो है उसको कहते हैं पैराडाइम। वो बदल नहीं सकता आपका। आपको लोग समझाएंगे कि यार हमारा नज़दीकी रिश्तेदार है, यार कुछ तो करो, ये क्या बात कर रहे हो। आपका सब कॉन्शियस इतना मजबूत है कि आपका कॉन्शियस जो है वो समझाए भी आपको, सब कॉन्शियस कहेगा कि नहीं। जिसे कहते हैं ना कि तलवार का फट जो है वो ठीक हो सकता है, कहा हुआ नहीं भूला जा सकता है ना। ये मिसाल आपको जो पुराने लोग हैं कि जो बात जो ज़ुबान की काट है वो ज़्यादा है बजाय तलवार की काट के, ये पैराडाइम है कि वो कहते हैं पंजाबी में वो गंडा बच जाती हैं सियासी कारकुनान बहुत ज़्यादा है कि कि ये चीज़ ऐसी ही है और हो ही नहीं सकती। जैसे हमारा इंडिया के साथ है, इंडिया इज़ आवर एनिमी, इट्स ए पैराडाइम। अफ़गानिस्तान हमारी छोटा मुल्क है, हमारा है, इट्स ए पैराडाइम। वो इधर बम चला रहे हैं, हम कहते हैं ये गुड तालिबान है, पैराडाइम। और व्हाट इज़ पैराडाइम शिफ्ट? मैंने कहा है कॉन्फ्लिक्ट इज़ ए कॉज ऑफ पैराडाइम शिफ्ट। पहले बताओ पैराडाइम को समझें आप। यस सर। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ पैराडाइम? ए माइंड सेट है, और वो बार बार के वाक़यात से आपके अंदर, जहन के अंदर एक चीज़ बन गई है और वो चेंज नहीं हो सकती, तो उसको कहते हैं पैराडाइम। हर चीज़ आप उसी एक स्टैंडर्ड से, उसी यॉर्डस्टिक से एक पर्टिकुलर चीज़ को देखेंगे, इट इज़ ए पैराडाइम। और पैराडाइम शिफ्ट किसे कहते हैं? कि जब वो चेंज हो। कैसे? अब ये पैराडाइम का एक मैं फ़िक्रा बोलने लगा हूँ। जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे, ये पैराडाइम शिफ्ट है कि जिस पे आपको बहुत नाज, बहुत सब कुछ था कि ये ही है, जब वो आपके ख़िलाफ़ बोलेगा हैं ये क्या है, तो वो जो आपका जहन है वो एकदम पैराडाइम शिफ्ट। आप ऐसे हैरान होंगे, व्हाट हैपेंड। जैसे सीज़र को उसके एक रिश्तेदार, जब उसको सीज़र रोम का बहुत मशहूर जूलियस सीज़र बहुत बड़ा, जब वो डिक्टेटर बना तो सेनेट ने के अंदर कॉन्स्पिरेसी हुई कि अब जब ये आएगा, चूँकि वो बहुत सी फतूहात करके आया था, तो ही वॉज बिकमिंग अ डिक्टेटर, जो कि बहुत मतलब सब कुछ मैं ही हूँ। तो सेनेट जो थी वो उन्होंने फ़ैसला किया कि भाई इसको हटाना अब मुश्किल है, इसको असैसिनेट करना चाहिए। जो सेनेट में पावर डायनेमिक्स थे, जो ग्रुप्स थे वहाँ पे, उन्होंने ये सोचा कि इसको असैसिनेट कर लें। अब जब असैसिनेशन में जिन्होंने उसको मारा, खंजर से मारा था, तो आखिरी जो खंजर था वो उसका एक रिश्तेदार था जिस पे वो डिपेंड करता था, तो उसका नाम था ब्रूटस। अब वो उसने फ़िक्रे कहे हैं या नहीं कहे, लिखने वाले ने जो कहा वो अमर हो गया, ब्रूटस यू टू, ब्रूटस यू टू, कि तुम भी मुझे मार रहे हो, यानी जिस पे वो उसको बहुत नाज था। इट इज़ पैराडाइम शिफ्ट। अब वो मर गया, उसने, जाहिर है कि जिसको खंजर एक ही लग जाए तो बंदा इस काबिल नहीं रहता कि वो बात करे, लेकिन अदीब ने जिसने ये लिखा उसका फ़िक्रा कितना बड़ा है कि
ब्रूटस यू टू। और एक और आपको मिसाल देता हूँ। देखा जो तीर खा के कमी गाह की तरफ, देखा जो तीर खा के कमी गाह की तरफ, अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। इट्स ए पैराडाइम शिफ्ट कि मैं जिनको दोस्त समझ रहा था, यार ये मुझे मार रहे हैं, ये मेरे कातिल हैं। इट इज़ ए पैराडाइम। आपकी जहन एकदम चेंज हो। इसकी और मिसाल एक देखें, ये तो मैंने एक कहावतों में दी। एक समुद्री जहाज़ में एक बहुत से सपोज 200 आदमी बैठा हुआ है, एक बच्चा है, वो सबको तंग कर रहा है, कैंकरियाँ फेंक रहा है, कभी किस तरफ, कभी समंदर में, कभी किसी को लग रही है। उसका बाप साथ बैठा हुआ है, सब लोग गुस्से में हैं। अब ये पैराडाइम बाज़ औक़ात बहुत लंबी चीज़ों से बनता है, बाज़ औक़ात अचानक बनता है। अब ये अचानक वाली पे बात करने लगूँ, एकदम पैराडाइम कैसे बनता है। तो वो आधा घंटा हो गया, वो बाप उसका, सबको पता है ये बाप है उसका, और वो हटा नहीं रहा उस बच्चे को, वो सबको तंग कर रहा है। तो एक नौजवान जो इतना एक्सपीरियंस नहीं था, तो वो उसके पास गया कि हजूर ये आपका बेटा है? उन्होंने कहा जी मेरा बेटा है। तो आप हटा क्यों नहीं रहे इसको, आप नहीं देख रहे ये क्या कर रहा है? तो उसने ठंडी सांस ली, लंबी सांस ली। तो उसने कहा कि हिज मदर इज़ ऑन डाइंग बेड, मैंने इसको ये बताना है। मैं सोच रहा हूँ मैं इसको क्या कहूँ, तो मैं इस सोच में हूँ। तो हम उसी अस्पताल में जा रहे हैं, तो मुझे अभी कोई हल नज़र नहीं आ रहा, तो इसलिए मेरा इधर ध्यान नहीं गया। अब जो इर्द गिर्द लोग थे, सब ने सुना ये बात। वो सारे जो उसके ख़िलाफ़ थे, वो सारे आ गए कि कोई मदद चाहिए तो बताइए, कोई हेल्प मेरे लिए। इट वॉज ए पैराडाइम शिफ्ट। एक पैराडाइम बना कि यार ये बंदा क्या कर रहा है, हटा क्यों नहीं रहा, ये नहीं, इसको पता नहीं है कि लोगों को तंग कर रहा है। और जब उसने असल बात बताई, तो सबका एक नुक्ता नज़र जो है वो एकदम चेंज हुआ। इट वॉज ए क्रिएट भी पैराडाइम उसी वक्त हुआ, और उसके बाद विद इन हाफ एन आवर वो पैराडाइम शिफ्ट हो गया। द कॉन्फ्लिक्ट इज़ ए काज ऑफ पैराडाइम शिफ्ट। अगर कॉन्फ्लिक्ट ना हो तो आप अगर एक ही बात सुनते जाएं और दूसरे को मौका ही ना दें, तो फिर आपका पैराडाइम रही रहेगा, वही रहेगा, और आप स्टेगनेंट की पोजीशन में जा रहे हैं, और आपके अंदर से बदबू आएगी। वो आपको नहीं आएगी, वो इर्द गिर्द के लोगों को आएगी। वो आपके ख्यालात में बदबू आएगी, आपके ख्यालात बोसीदा हो जाएंगे, तरोताज़गी नहीं रहेगी। ये कॉन्फ्लिक्ट की मेहरबानी है कि वो मौका देता है। द कॉन्फ्लिक्ट इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू लिसन अपोजिट साइड, टू रिस्पेक्ट अपोजिट साइड, टू गिव वेट opposite side. It is a variety of opinion. It is a life. It is a color. It is a taste of life. और पैराडाइम को अगर आप स्माइल के साथ एम्ब्रेस करेंगे, it will be a constructive, never be a destructive. कभी ये डिस्ट्रक्टिव नहीं हो सकता। मैंने पहले बताया है कि दो सूरतों में डिस्ट्रक्टिव होता है। If it is not handled properly, timely, ignoring the underlying and root cause, number one, if conspiracy and malafide involved, and allowed to escalate, इसको allow किया जाए कि ये escalate होगा, तो फिर ये ख़तरनाक साबित हो सकता है। अब तक जो हमने पढ़ा है, लिखा है, सुना है, डू यू फॉलो मी और नॉट? अगर नहीं है तो मुझे प्लीज़ बताइए। अब हम कर रहे थे बात प्रिवेंटिव मेजर्स की, ठीक है? तो मैंने दोबारा बता दिया आपको कॉन्फ्लिक्ट में कि कॉन्फ्लिक्ट को मैं पॉजिटिव साइन समझता हूँ। तो प्रिवेंटिव मेजर जो आई बिलीव रादर, लैक ऑफ कम्युनिकेशन इज़ द मेन रीज़न। गैप ऑफ कम्युनिकेशन इज़ द मेन रीज़न। अगर आप
कम्युनिकेशन को प्रॉपर रखें, हर इंस्टीट्यूशन में, हर कंपनी में, हर ऑर्गेनाइजेशन में, घर में कम्युनिकेशन आपस में बहाल रखें तो कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो ही नहीं सकता। डिस्कस करते रहें, लेकिन अगर आप चीज़ों को अंदर ही अंदर रखें और कुढ़ते रहें, और कुढ़ने से ये होगा कि आपके चेहरे से ये अयां होगा कि यू आर नॉट हेल्दी, चूँकि आप अंदर से कुढ़ रहे हैं। तो आपको कम्युनिकेट करें, जिसका जो कंसर्न, जिनके साथ आपको गिला है उसे कम्युनिकेट करें। अगर अम्मी हैं, अगर अब्बू हैं, अगर चचा हैं, रिश्तेदार हैं, अगर ऑर्गेनाइजेशन है, आप अपने बॉस से करें, अपने कुलीग से करें, और उस डिस्कशन से कोई ना कोई हल निकलेगा। तो नंबर 1 इज़ कम्युनिकेशन। लेकिन सर ये अवॉइडेंस के कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं आपने शुरू करता अवॉइडेंस के कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है जो भी आप मैंने पहले कहा दीज वर दी ओल्ड, और मैंने इसको कहा नॉन ट्रेडिशनल मॉडर्न अप्रोचेस। हम आपको वो डिस्कस कर रहे हैं, और ये वाकई अवॉइडेंस के अगेन, मतलब अपोजिट है, उसके अपोजिट। अवॉइड तो करते हैं कि अगर उसके अंदर पोटेंशियल नहीं है तो उसे कहते हैं आप अवॉइड करो। तो ये प्रिवेंटिव मेजर तो उसके भी चाहिए कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो यू मस्ट हैव अ स्ट्रॉन्ग फोरम फॉर कम्युनिकेशन। लोग अब देखें कि कॉन्फ्लिक्ट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, हर वक्त इसने जन्म लेना है। इट्स ए पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट इज़ एन इनएविटेबल ऑफ योर लाइफ, इट इज़ इंटेग्रल पार्ट ऑफ योर लाइफ। तो प्रिवेंटिव मेजर भी कंटिन्यूस होने चाहिए। ये इट इज़ नॉट वन टाइम इंटरवेंशन। कम्युनिकेशन जो है ये मुसलसल, इसके लिए एक फोरम हो हर कॉन्स्टिट्यूशन में। मैं क्या करता हूँ कि मैं शाम को, अब तो मैं, बच्चे मेरे इधर उधर हो गए, जब मैं उनकी करता था पढ़ाई शढ़ाई, तो हर शाम को हम बैठते थे डाइनिंग टेबल पे। डाइनिंग टेबल इज़ एन इंस्टीट्यूशन। शाम को जब आप बच्चों के साथ बैठ के खाना खाते हैं तो वो टाइम होता है कि जब आप कम्युनिकेट करते हैं, जब आप उनको तहजीब सिखाते हैं, जब आप उनको ऊंच नीच सिखाते हैं, जब आप उनको कदर मंजिल सिखाते हैं, जब आप उनको ये सिखाते हैं हाउ टू डील विद द पीपल, हाउ टू रिस्पेक्ट द अदर पर्सन। तो वो डाइनिंग टेबल अब भूल गए हम। बेटे खाना खाओ, मैं मोबाइल पे हूँ। अब सबके पास अपना अपना मोबाइल है। अब मेरे साथ मेरा बच्चा ये कहता है ये ना करना ज़रा थोड़ा बहुत करना। तो वो इट इज़ माई हैबिट कि मैं डाइनिंग टेबल पे सब इकट्ठे खाना खाएं। अब नहीं रहा। कम्युनिकेशन इज़ द मेन रीज़न। कम्युनिकेशन को बहाल रखना इज़ नॉट वन पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ द म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल पीपल। जो मैच्योर बंदा है उसकी ज़्यादा, जितने ज़्यादा आप कॉन्शियस होंगे, जितने ज़्यादा आप मैच्योर होंगे, उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर ज़्यादा आएगी। और जिनको कुछ महसूस ही नहीं होता वो तो अल्लाह की देन है, फिर तो वो साईं लोग हैं, और उसकी जन्नतें ही जन्नतें हर जगह जहाँ हम जाए। रोटी खाना सिर्फ उसका काम है, खाना मिल जाए और सो गए, फिर उठे खाना मिल गए सो गए। रिस्पॉन्सिबल आदमी नहीं ऐसे करता है। ही हैज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जैसे मैंने बताया कि जब आपको कोई प्रॉब्लम आए, डिस्कस, कम्युनिकेट, जहाँ जहाँ करना चाह रहे हैं, जहाँ जहाँ होना चाहिए। और अगर आपसे कोई ज़्यादती हो गई है उसको माने, एडमिट योर फॉल्ट, ट्राई टू रिमूव दैट फॉल्ट। वो क्या है कि उसके बंदे के पास जाए जिससे ज़्यादती की है। आई एम सॉरी यार, थैंक एंड सॉरी बहुत बड़े लफ्ज़ हैं। आपको बाहर कभी जाएं तो वो आप थोड़ा सा ऐसे हो जाए, थैंक यू वेरी मच। आप ज़रा सा ऐसे किया, अगला कहता आई एम सॉरी। ये ऐसे लफ्ज़ हैं, वो पूरा गुस्सा आपका सॉरी कहने से पूरा आपका पैराडाइम बदल जाता है। थैंक कहने से चीज़ें चेंज हो जाती हैं। इट इज़ योर अप्रोच। आई एम टॉकिंग अबाउट अप्रोचेस, न्यू अप्रोचेस, व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम माई 40 ईयर एक्सपीरियंस। तो उसमें अप्रोच अगर आपकी डिफरेंट है, पॉजिटिव है, यू विल थिंक अबाउट मैटर्स, अबाउट इश्यूज पॉजिटिवली,
they will be resulted into positive. And if you are analyzing, seeing, looking negatively, thing will be resulted into negative. है कि नहीं ऐसा? करके देखें, बल्कि किया होगा आप लोगों ने। नंबर 1, कम्युनिकेशन गैप। आपने कहा उसको कैसे करें? जितने स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं वो अपने अपने लेक्चरर से बात करें कि सर इसको कुछ करें, नेगेटिवली चल रहे हैं, कम्युनिकेशन गैप है, इससे ये चीज़ें पैदा होंगी। तो वो अगर वो लेक्चरर, प्रोफेसर, उस्ताद मैच्योर होगा तो ही विल डू समथिंग। ओके। नंबर 2, ग्रीवेंस हैंडलिंग। तो कम्युनिकेशन नंबर 1, नंबर 2, ग्रीवेंस हैंडलिंग सिस्टम। इन इंडस्ट्रीज़, घरों में तो ग्रीवेंस हैंडलिंग सिस्टम नहीं है। अगर आप ये कर लें, शाम को जब खाना खाएं तो अगर ये पूछ लें, इज़ देयर एनी कंप्लेन, इज़ देयर एनी ग्रीवेंस, कोई मसला तो नहीं है यार, कोई है तो भी करें। अगर जो मैच्योर आदमी होगा, वो बाप होगा, दादा होगा, नाना होगा, मामू होगा, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पूछे लोगों को जज करे। उसके पास इतनी नज़र, इसका जहन ऐसा होना चाहिए। और अगर उसके किसी के चेहरे पे कोई ऐसे पढ़ सकता है तो वो उससे तन्हाई में पूछे, बेटे व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, कि मैं फील कर रहा हूँ कि आप कुछ चेंज है आप में। तो वो पढ़ लेता है, एक्सपीरियंस बंदा हो जाता है ऐसा कि वो पढ़ लेता है। तो वो जी आजकल की जो जनरेशन है, खासतौर पर टीनेजर्स जो हैं, वो अपने पेरेंट्स से इतना शेयर नहीं करते शेयर नहीं करते, और वो अपने फ्रेंड्स से करते हैं, पूछे तो कहते हैं कि हम आपसे शेयर नहीं कर सकते शेयर। तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जबकि आप मैच्योर हैं, आप पूछते हैं उनसे कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। नज़र रखें आप उनके ऊपर। आप वो नहीं करते शेयर तो आप उनके ऊपर नज़र रखें और उनको वार्न करें, उनको एडवाइस करें, और उनसे जो गलतियां होती हैं उनको प्रिएक्टिवली चेंज करने की कोशिश करें, क्योंकि वो गलतियां करेंगे उसका रिजल्ट निकलेगा। ये देखें, ज़िम्मेदार वालिदैन हो जाते हैं फिर, चूँकि हर चीज़ अपनी मंतकी अंजाम पे पहुँचती। अगर मैं कोई गलती कर रहा हूँ तो वो गलतियाँ कटी होके किसी न किसी अंजाम को पहुँचेंगी, वो ज़ाया नहीं जाएंगी। हाँ, अगर एक गलती हो गई है, मैंने उसको एडमिट कर लिया, सॉरी कर लिया, फिनिश। अगर कॉन्फ्लिक्ट जो है उसको आप सप्रेस करते रहें, उसको आप अवॉइड करते रहें, कितनी देर करेंगे? और फिर वो इरप्ट होगा एकदम, एंड यू विल नॉट बी एबल टू कंट्रोल। ओके, इसलिए बच्चों पे नज़र रखें, और जब वो कहीं बहुत गलती करने पे हों तो फिर शट अप कॉल दें, फिर रोकें उसको हर तरीके से। ये मैं कर, और 90% मैं कामयाब हूँ। मेरे बच्चे सब, बेटियां भी काम पे हैं और बेटे भी, और बड़ी अच्छी। अब आप ये मेरे बेटे की वाइफ थी, वो मुझे, अब आप देखें ना कितना एहसास है कि अगर आप ऊबर हम करवा दें आपको कहीं वापस, क्योंकि मुझे वो गाड़ी पे छोड़ गए हैं, वो उसका ऑपरेशन है बेटे का, पथरी का, इस्लामाबाद से आया है। तो उसकी वाइफ कह रही कि ऊबर, अब वो बेचारी अस्पताल में है, वहाँ से मुझे फ़ोन कर रही है। दिस इज़ द रिलेशनशिप। तो कम्युनिकेशन, देन ग्रीवेंस हैंडलिंग, ये बुजुर्गों का काम है। देन क्रिएट, प्रमोट कॉन्फ्लिक्ट पॉजिटिव कल्चर। कॉन्फ्लिक्ट पॉजिटिव कल्चर अगर ये प्रमोट करेंगे घर में, एवरी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, इन एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी, इन एवरी इंस्टीट्यूशन ऑफ द सोसाइटी, इन एवरी ऑफिस ऑफ द सोसाइटी, अगर आप ये पॉजिटिव कल्चर, कॉन्फ्लिक्ट पॉजिटिव कल्चर क्रिएट कर दें तो देखें कैसा होता है, बाहर आ जाएगी मुल्क में। अगर हर बंदा चाहे अपनी गलती एडमिट करे, प्रोएक्टिवली आगे जाए, एक दूसरे को सुने, उसकी इज्जत करें, एहतराम करें, अगले के व्यू का एहतराम करें, अपोजिट को सही टाइम दें, सुने, तो कहाँ जाएंगे हम? बेहतर तरीके से करेंगे। तो दिस वाज अ 3 इंस्टीट्यूशनलाइज। अब जब मैं कहता हूँ इंस्टीट्यूशनलाइज करें पॉजिटिव कल्चर को, इसका मतलब ये नहीं है कि एक इंडिविजुअल करे, नो, एवरी इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंट्री, उसमें ये बात होनी चाहिए कि पॉजिटिव कल्चर को प्रमोट करना है,
कैसे करना है ये उनका अपना अपना काम है। तो 3 रीज़न मैंने बता दी प्रिवेंटिव मेजर्स की। नंबर 1 कम्युनिकेशन गैप, नंबर 2 ग्रीवेंस हैंडलिंग, और नंबर 3 प्रमोटिंग पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट पॉजिटिव कल्चर। ये 3 चीज़ें अगर आप कर लें तो आपकी सोसाइटी जो है वो ट्रांसफॉर्मेट हो जाएगी और वो आगे की तरफ चलना शुरू हो जाएगी। दिस वॉज द लास्ट। अब हम कंक्लूजन पे आ रहे हैं। नो माय डियर फ्रेंड, ये लास्ट ही है, 2-3 फिक्रे बस। नो वी हैव डिस्कस क्लासिकल अप्रोचेस, वी हैव डिस्कस नॉन क्लासिकल अप्रोचेस, we have discussed preventive measures, we have discussed the analysis, how we will understand the conflict, their nature, their types, their root cause, and we have discussed the how these will be solved in a classical way or in a modern way. Now, सर मेरा एक सवाल है, जी, डिस्प्यूट जो है वो कॉन्फ्लिक्ट है या नहीं? हाँ जी, a very good question. Dispute is a conflict, but it has a different connotation. Dispute इंडस्ट्री में ये लफ्ज़ चलता है। Every conflict is a dispute, but every dispute is not a conflict. अब ये try to understand. Every conflict is not a dispute. Every dispute is a conflict. Conflict is a big term. जिसमें कंट्राडिक्शन भी आती है, जिसमें कंट्रोवर्सी भी आती है, जिसमें डिस्प्यूट भी आता है। डिस्प्यूट के अंदर जो डिफरेंट कॉनोटेशन है वो ये है कि इसके अंदर एक राइट इन्वॉल्व हो जाता है। जैसे कश्मीर इज़ ए डिस्प्यूटेड एरिया, हम कभी कहते हैं कि इन्फ्लिक्टिव एरिया है, इन्फ्लिक्ट नहीं हम कहते हैं डिस्प्यूट चल रहा है इंडिया से। कश्मीर इज़ ए डिस्प्यूटेड, वो अपना हक जता रहे हैं, हम अपना हक जता रहे हैं, तो इसके अंदर एक लेजिटिमेट राइट इन्वॉल्व आ जाता है डिस्प्यूट में। लेजिटिमेट राइट, RIGHT, हक के जब किसी एक चीज़ पे दोनों हक जताने लग जाएं तो वो डिस्प्यूट हो जाता है। वी हैव नो बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड इट्स मैनेजमेंट। इज इट सो? ओके। Now it is up to our approach. The last one sentence. It is our approach. We can make it hell or heaven. We can make it hell or heaven. It is up to our approach. It is up to you. Thank you very much. You have given me a patient hearing. Thank you very much. आपने जो कुछ हमने पढ़ा, सुना, लिखा, कहा, आप इसे एग्री कर रहे हैं कि या नहीं? और फॉलो कुछ किया है कुछ या नहीं? कुछ घर लेके जाएंगे जहन में? योर अपर चैम्बर इज मस्ट बी हैवी देन बिफोर, बिकॉज यू हैव लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट कॉन्फ्लिक्ट, अबाउट हाउ टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट। थैंक यू वेरी मच। पेशेंट थिंकिंग, बहुत सुना आपने, मुझे पेशेंटली सुना, शुक्रिया, मेहरबानी।